ब्रो आवाज आवेगी थोड़ी सी। नहीं यार, मैं सीजन तक ना थोड़ी थोड़ी आवेगी। मैं फिर टूर जाना यार है उठ के। किथे मैं तो उधर हूँ, आपकी क्लास लो। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी, सब ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा लैपटॉप आज फिर नहीं कोई इंसान के बच्चों वाली हरकत कर रहा, तो इसलिए मैं मोबाइल से ऑनलाइन आया हूँ। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को? एम आई ऑडिबल? मैं भी अल्लाह का करम बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक दो मिनट वेट करते हैं, जिसने ज्वाइन करना है वो कर लें, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक हो गया। और मीनवाइल आप में से जो खुशी से चाहें स्ट्रीम शेयर करना, वो स्ट्रीम भी शेयर कर दें तो आपका शुक्रिया होगा। अपने फ्रेंड्स को जो आपको पता है CSS की तैयारी कर रहे हैं, उनको टैग करना चाहें आप उनको भी टैग कर सकते हैं। चलें जी, आज हम लोग, हमारा आज का टॉपिक है सोशल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान। मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं, जब भी आपके सामने कोई टॉपिक आए, कोई भी पेपर में क्वेश्चन आए या कुछ भी इस तरह का आए, तो आप हमेशा ग्राउंड रियलिटीज़ और अपनी सराउंडिंग्स में देखा करें कि आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आती है। आज थका हुआ लग रहा हूँ जी, थोड़ा बहुत हूँ, थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब है, थोड़ा सा दिल डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा सा मैं खुद डिस्टर्ब्ड हूँ। एनीवेज, अच्छा, आपने अपनी इर्द गिर्द की ग्रास रूट लेवल की, बेसिक लेवल की हैपनिंग्स देखनी होती हैं। मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताया था कि आज का हमारा टॉपिक सोशल इश्यूज़ ऑफ पाकिस्तान है, और जिन लोगों को नहीं भी पता, या वो लोग जो इस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ऑब्वियसली सोशल इश्यूज़, सोसाइटी में जो आपको इश्यूज़ लगते हैं वो आपके सोशल इश्यूज़ होते हैं। तो आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए, मुझे बताइए कि पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ क्या क्या हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में क्या क्या, सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर इनपुट। जिल हरीम फातिमा, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू बच्चे। हरेसमेंट, चाइल्ड अब्यूज़, चाइल्ड लेबर, रिलीजियस इंटॉलरेंस। मुझे व्हाट्सएप, आप मुझे कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, तो मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूंगा। आप लोगों को मैं लिंक भिजवा दूंगा। इंटॉलरेंस, एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज़ को सोसाइटी में ना डालिए। एजुकेशन और हेल्थ गवर्नेंस से ज़्यादा रिलेटेड हैं,
इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ भी आप ज़्यादा गवर्नेंस से रिलेट कर सकते हो. लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इनडॉक्ट्रिनेटेड नॉलेज, ये ठीक है. लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, सोसाइटल डिसइंटीग्रेशन, इंटॉलरेंस, पावर्टी, टेररिज्म. गुलाम अब्बास साहब, थैंक यू. कर्स ऑफ बेगिंग, ये दैट इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि अपने इर्द गिर्द देखिए. हाँ, रिलीजियस इंटॉलरेंस. जिन जिन के पास मेरा पर्सनल नंबर नहीं है उन लोगों के लिए, अब मैं एंड पे बल्कि बता दूंगा, फिर नया काम शुरू हो जाएगा. कम्युनिकेशन गैप, गुड पॉइंट. इंटर क्लास स्ट्रगल, येस इट इज़ अ गुड पॉइंट. हाउ टू इम्प्रूव राइटिंग स्किल्स, आर्चियोलॉजी. जेंडर इनइक्वालिटी, that is an issue. Extremism is an issue. Intolerance, poor health and education. Health and education को निकाल दीजिए. Unemployment को भी निकाल दीजिए. Child labor, lawlessness, that is more related to governance. आप लोगों ने ये जो डाइसेक्ट करना होता है ना, ये जो देखना होता है कि कौन सी चीज़ को किस कैटेगरी में डालना है. हर चीज़ को एक में ही ना डालते जाया करें. बहुत से इश्यूज ऐसे हैं जो प्योरली गवर्नेंस से रिलेटेड हैं. मतलब अगर गवर्नेंस ठीक की जाए तो वो इश्यूज भी रिजॉल्व किए जा सकते हैं. और कुछ ऐसी चीज़ें जो प्योरली सोसाइटी से रिलेटेड हैं, जो हमारे अंदर हमारे इनकलकेट कर चुकी हैं, हमारी ज़ातियात तक पहुंच चुकी हैं. मैं और आप जिन चीज़ों के ऊपर बिलीफ कर चुके हैं, जिन चीज़ों को हम लोग साथ लेकर चलते हैं, अपनी लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं, वो आपके सोशल इश्यूज होंगे. ठीक हो गया. चलें, आप लोगों ने अपना इनपुट दे दिया. आई एम हैप्पी टू सी दैट. काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं. अच्छा, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपके पास टॉपिक आए उसको डाइसेक्ट कीजिए. अब ये टॉपिक था सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान. सोसाइटी बेसिकली कंप्राइज करती है इंडिविजुअल्स पे. मैं, आप, हम लोग सब मिलकर सोसाइटी बनाते हैं. अब इंडिविजुअल्स को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं. यंगस्टर्स, अब आप ये कह लें एडल्टहुड से जिनकी जो नीचे नीचे हैं, हम कर सकते हैं एल्डर्स. सोसाइटी को इनमें डिवाइड कर सकते हैं. हम सोसाइटी को विमेन में डिवाइड कर सकते हैं. और कुछ हम लोग सोसाइटी के जेनेरिक इश्यूज दे सकते हैं. तो इस तरह हम, मतलब अगर इस टॉपिक को हम डाइसेक्ट करना चाहें तो इन हिस्सों में डाइसेक्ट कर सकते हैं. यंगस्टर्स के क्या इशू हैं, एल्डर्स के क्या इशू हैं, विमेन के क्या इशू हैं, और हमारे जो है ना वो जर्नल सोसाइटी में ओवरऑल क्या इश्यूज हैं. इस तरह हम उसको डिवाइड करके अगर लिखेंगे पेपर में, प्रेजेंटेशन खूबसूरत बन जाएगी. ये क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक के भी छोटे छोटे टिप्स साथ साथ ऐड होते जाते हैं. एक तो आपकी प्रेजेंटेशन खूबसूरत बन जाएगी. जो रीडर होगा, पेपर चेकर, उसके लिए आसान होगा आपकी चीज़ों को कंप्रीहेंड करना. उसके लिए ये आसान होगा, ये देखना, जस्ट आपकी आउटलाइन देख के, आपकी हेडिंग्स देख के उसको आइडिया हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, किस किस्म का आपका नॉलेज है, विजडम आपके पास किस किस्म का है, रटी रटाई चीज़ें हैं या क्या है. तो हम चलते हैं सबसे पहले यंगस्टर्स के इश्यूज. द वेरी फर्स्ट थिंग इज पेरेंट चाइल्ड गैप. देयर इज, अब उस गैप को आप रिस्पेक्ट का नाम दे लें, जैसा कि हमने सोसाइटी में दिया हुआ जी, वो इज्जत करते हैं जी, इसलिए वालिद से बात नहीं कर सकते या वालदा से बात नहीं कर सकते, या उनके किसी डिसीजन को रेजिस्ट नहीं कर सकते. दैट इज नॉट रिस्पेक्ट, दैट इज फेयर. बेसिकली वो आपको डराया गया है. रिस्पेक्ट इस चीज का नाम नहीं है. पेरेंट्स और बच्चों के बीच में गैप बहुत सारी दूसरी सोशल इवल्स को जो है ना वो जनरेट करता है. मतलब अगर किसी के साथ कोई सेक्सुअल एब्यूज का सिनेरियो है तो पेरेंट चिल्ड्रन में अगर गैप होगा तो वो बच्चा शेयर करते हुए डरेगा. अगर वो गैप नहीं है तो वो इजीली शेयर कर लेगा. कोई भी जो प्रॉब्लम होती है ना, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, कि मतलब उस प्रॉब्लम को ये समझना कि वो वाकई ही प्रॉब्लम है, ये सबसे पहला स्टेप होता है. बच्चों के इश्यूज को अपने जहन में यह समझना कि यार ये वाकई ही दे आर ह्यूमन बीइंग्स, दे आर न्यू इन दिस वर्ल्ड, और हर चीज उनके लिए नई है. उस हर नई चीज को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जबकि हमारे लिए वी ऑलरेडी हैव एक्सप्लोर्ड दोज थिंग्स. हमारे लिए क्या होता है, यार ये बच्चा इरिटेट कर रहा है, यार ये बच्चा जिद कर रहा है, यार ये बच्चा मुझे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है. हालांकि वो परेशान नहीं कर रहा होता, ही इज जस्ट लर्निंग, ही और शी इज जस्ट लर्निंग. और उस लर्निंग के सिनेरियो में हम उसे डांटना शुरू कर देते हैं. मत करो, क्यों कर रहे हो, भाग जो इधर से,
दफा हो जाओ, ये क्या तरीकाकार है, इस तरह के काम करना शुरू कर देते हैं। होगा क्या, वो बच्चा जो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस करता था वो आपसे डर जाएगा, वो आपसे क्वेश्चनिंग छोड़ देगा। मेरा बेटा मुझे बुलाता है, डा करके बुलाता है। उसका काम है जब भी उसने कोई बात करनी है ना, कुछ 6 दफा पहले डा बोलेगा, डा जी, डा जी, डा जी। अब ये जो वो बार बार मुझे डा कह रहे हैं, बेसिकली ही इज प्रोसेसिंग समथिंग, और मुझे पता होता है कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन इन हिज माइंड। मैं उसे ये नहीं कहता कि जी बोलो ना, क्या बात है, जल्दी बताओ, फटाफट करो, मुझे जल्दी है, या कुछ इस तरह का भी। उसने 5 दफा जी कहा, 6 दफा जी कहा, तो मैं उसकी बात बोलता रहता हूं। फिर एंड पे वो बोलेगा डा ये ऐसे, अभी वो माशाल्लाह 3 साल का होने वाला है, ये ऐसे क्यों है, मतलब उसके ज़हन में एक चीज है, तो आई शुड बी देयर टू आंसर हिम। इफ आई एम नॉट देयर, देयर इज नो वन देयर। उसको कोई भी बंदा गाइड करने वाला नहीं है, और अगर मैंने ही उसको डांटना है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब ये पेरेंट और चाइल्ड में गैप होगा, यही गैप उसकी जो रिसर्च की पार है उसको कमजोर करेगा, और यही गैप उसको आगे फ्यूचर में बहुत सारी चीजों में पीछे छोड़ देगा। दूसरे नंबर पे हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है। दे आर बीइंग harassed within our families. They are being raped, they are being killed, they are being molested, they are being, you can name it. Every kind of child abuse is there. Psychological, physical, spiritual, intellectual, हर किस्म का अब्यूज हमारी सोसाइटी में पाया जाता है। हमारे जो केसेस रिपोर्ट होते हैं ना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, उसकी अगर आप शरह देखें, अब ये मैं आपको फिगर्स क्यों नहीं बताता, न्यूमेरिकल डाटा क्यों नहीं बताता, कि आप इसको खुद रिसर्च करेंगे। अगर आप उसकी शरह देखें कि कितने % रिपोर्ट होते हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इंतहाई माइन्यूट फ्रैक्शन जो है वो रिपोर्ट होता है, बाकी बहुत सारी चीजें रिपोर्ट ही नहीं होती। तो हम ये जो मीडिया पे देखते हैं, 3 साल की बच्ची, 5 साल का बच्चा, बेचारों के साथ ज्यादती की जाती है, फिर बेचारों को मार दिया जाता है, पता नहीं वो किस कर्ब से बेचारे गुजरते होंगे। ये वो चीजें हैं जो सिर्फ हमें पता चलती हैं। 90% प्लस, 80% प्लस लोग अपने बच्चों की इस तरह की चीजें शेयर ही नहीं करते। अदालत में जाना, केस लड़ना, वो तो बड़ी दूर की बात है। दे डोंट इवन शेयर देम। बच्चों को मना कर दिया जाता है कि तुमने ये बात किसी और को नहीं बतानी, तुमने किसी और के साथ ये शेयर नहीं करनी। तो ये जो सेक्सुअल अब्यूज वाला, दैट इज अ वेरी ह्यूज इशू, और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। हमारी जो इस वक्त एक्सपोजर है टूवर्ड्स, आप क्या कहें, आप कह लें टूवर्ड्स सेक्स रिलेटेड आर्टिकल्स, सेक्स रिलेटेड मटेरियल, पोर्नोग्राफी, मीडिया, सोशल मीडिया, जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन है, फिर ऑपोजिट सेक्स में जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें क्या क्रिएट करती हैं, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करती हैं। अब उस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी सारे अवामल हैं। आपका रिलीजन आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, आपकी तरबियत आपको रिस्ट्रिक्ट करती है, आपके अंदर की मॉरल वैल्यूज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, आपकी एजुकेशन आपको रिस्ट्रिक्ट करती है। अब इन चारों में से कितनी चीजें हैं जो आमतौर पर अवाम में पाई जा रही हैं, रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस या मॉरल रिस्ट्रिक्शंस या पेरेंट की तरबियत या कुछ इस तरह की चीजें। अब जितने ये बैरियर्स निकालते जाएंगे, उतनी फ्रस्ट्रेशन के अनलॉफुल मीन्स की तरफ लोग जाएंगे फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी डिस्कसिंग। ये मुझे, आपको, हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिलीज को आपस में डिस्कस करनी चाहिए, और सोसाइटी तक, लोगों तक, बच्चों तक पहुंचानी चाहिए। अब बेसिकली प्रॉब्लम फिर कहां पे क्रिएट होती है, एक तरफ एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस हैं, मॉरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोसाइटल रिस्ट्रिक्शंस हैं। शादी नहीं करनी जी जब तक वो बच्चा कमाने के काबिल नहीं हो जाएगा, बच्ची जब तक एमएससी नहीं करती, एमफिल नहीं कर लेती, उसकी शादी नहीं करनी। अब उस दौरान उसको अब ये देखिए ना, एक साइड पे एक्सपोजर का लेवल देखें यहां पे है, और दूसरी साइड पे उसकी जो अर्जिज और सेक्सुअल नीड्स की जो वो है फुलफिलमेंट, वो यहां पे है। फिर होगा क्या, इस गैप को किसी ना किसी तरीके से फिल करना है। वो फिलिंग कहां पे आएगी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज पे।
रिलीजन की रिस्ट्रिक्शन है, फलानी रिस्ट्रिक्शन है, ये वो फलान ढमकान, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसी तरह यह हम यूथ के इश्यूज पढ़ रहे हैं, यंगस्टर्स के इशू। अल्लाह आपका भला करे, ड्रग्स हमारी सोसाइटी में यूथ बहुत ज्यादा उसके जो है ना नरगे में आ रही है। मैं आज से 2004 से 2008 तक जब मेडिकल कॉलेज में था, अब ये आज से 12 साल 13 साल पुरानी बात है, उस वक्त हमारे हॉस्टल्स में हीरोइन, शराब, चर्स, इस तरह की जितनी यू कैन नेम एनी काइंड ऑफ नशा, वो सब कुछ अवेलेबल था आज से 12 साल पहले। अब तो और ज्यादा एडवांस स्टेज में चला गया होगा। हमारे हॉस्टल्स में ये चीजें अवेलेबल हैं, और इसके पीछे रीजन क्या है? 65% पॉपुलेशन, हमने बात की थी, यंगस्टर्स के ऊपर बेस कर रही है, लेकिन वो उनको किसी काम पल्ले नहीं लगाया जा रहा। ये प्रॉब्लम है। वो फिर ड्रग्स की तरफ, आर्टिफिशियल या टेम्पररी रिलीफ की तरफ जाते हैं। उसके बाद जॉबलेसनेस है। बीएससी की हुई लड़के ने, एमएससी की हुई लड़की ने, स्कूल टीचिंग जॉब मिलती है 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब 6,000, 8,000, 10,000 में आई कैन इमेजिन बड़े सिटीज में एक सिंगल पर्सन का गुजारा नहीं हो सकता, चाहे जाए कि उसके ऊपर फैमिली चलाई जाए। ये तो वो हाल है जो आमतौर पर जॉब्स मिलती हैं। जो जॉब्स नहीं मिलती, जो बिल्कुल वेले बैठे हुए हैं, उनके पास स्किल्स ही कोई नहीं है। बेसिकली होना क्या चाहिए सोसाइटी में? ऊपर से हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम यह है कि यहां पे जॉब्स को कैटेगराइज किया गया हुआ है। ये लो लेवल जॉब है, ये मीडियम लेवल जॉब है, ये हाई लेवल जॉब है, ये वाइट कॉलर जॉब है, ये फलानी जॉब है, ये टमकानी जॉब है। मतलब इफ यू आर अ सीएसपी, इफ यू आर आर्मी ऑफिसर, इफ यू आर अ पॉलिटिशियन, इफ यू हैव सम पावर एंड अथॉरिटी, तो दैट इज द बेस्ट जॉब। अगर वो नहीं है, फिर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ इस तरह के हो, मीडियम लेवल की जॉब है। उससे नीचे जो भी जॉब करनी है, आप बताते हुए शर्मा रहे होते हैं लोग। या मेरी दुकान है इलेक्ट्रिशियन की, लोग शर्मा रहे होते हैं, रिश्ता करने के लिए बताते हुए शर्मा रहे होते हैं। मैं जनाब एसोसिएट इंजीनियर हूं, मैंने वो 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, शर्मा रहे होते हैं। और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवा रहे होते हैं? आई एम एन इंजीनियर। भाई व्हाई डू यू वांट टू बी इंट्रोड्यूस एज एन इंजीनियर? आपको ये वो सोसाइटी का डिलेमा है कि वो बच्चा अपने आप को एसोसिएट इंजीनियर नहीं बता रहा, वो अपने आप को इंजीनियर बता रहा है, हालांकि उसे अपने शोबे में फख्र होना चाहिए। क्यों नहीं फख्र होता? रिस्पेक्ट नहीं दी जाती सोसाइटी में, ऑनर नहीं किया जाता। मेरे भाई, मेरे अपनी फैमिली के मेंबर्स यूरोप में जा रहे हैं, यूरोप में रह रहे हैं, और वहां पे दे आर डूइंग ऑड जॉब्स, और वहां पे कोई बंदा ऐसे नहीं देखता यार ए देखो यार की करता है प्या, ऐसा है ही नहीं है वहां पे कुछ भी। जैसे यहां पे वापस आते हैं, वो लट्ठे का सूट और जनाब टीप टॉप और इस तरह के मामलात क्रिएट हो जाते हैं। अब वही जॉब वो यहां पे करने से कतराएंगे। रीजन ये नहीं है कि उनके अंदर कोई कमी है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, रीजन ये है कि सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है। सोसाइटी उसको नेगेटिवली देखती है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाएगी, ऑनर नहीं किया जाएगा, इस तरह जलील किया जाएगा। फिर स्ट्रीट क्राइम्स हैं, ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ड्रग्स होंगी, जॉबलेसनेस होगी, स्ट्रीट क्राइम्स होंगे, ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगी। एक होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो तीसरा होगा, तीसरा होगा चौथा होगा। स्ट्रीट क्राइम्स की शरह क्या है, कैसी है, ये आपने इसको सर्च आउट करना है। इसके बाद इमोरलिटी है। मॉरल वैल्यूज हर सोसाइटी अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करती है। सोसाइटी तो बड़ी दूर की बात, हर इंडिविजुअल अपनी मॉरल वैल्यूज डिसाइड करेगा। कैसे? उसमें तरबियत मैटर करती है, रिलीजन के साथ आप कितने अटैच्ड हो, आप ह्यूमैनिटीज पे कितना बिलीव करते हो, ये सारी चीजें आप कितना देख रहे होते हो। अब बेसिकली मॉरल वैल्यूज की हम बात कर रहे हैं। पहली नंबर पे बात आ गई कि मैंने झूठ बोलना है, अगर रिश्वत लेनी है तो मैंने उसके लिए जस्टिफिकेशन बनाई हुई है। मसलन क्या जस्टिफिकेशन है? मेरे ही अपने एक इलाके की ही एक मिसाल है। एक बंदा है, वो कहता है जी कि मैं बच्चों को हलाल खिलाया आज तक, मैंने कभी हराम नहीं कमाया, कभी हराम का पैसा अपने हाथ से जेब में नहीं डाला। लेकिन उसके बारे में मशहूर ये है कि वो रिश्वत बहुत ज़्यादा लेता है, अंडर द टेबल पैसे लेता है।
और सारे काम इस तरह के वो करता रहता है। अब उससे जब जस्टिफिकेशन पूछी गई तो उसकी मॉरल जस्टिफिकेशन उसके लिए क्या है, ये मॉरल वैल्यूज़ की हम बात करें। मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है, या मैं कदे नहीं पैसे मंगे, बस जेड़ा कुछ जो जेब च पा जे वो मैं कर लेना, फिर मैं कदे हराम दे पैसे नु हाथ नहीं लाया। ये भी एक दूसरा बंदा है, उसकी स्टोरी है वो। अब उसकी क्या जस्टिफिकेशन है, वो जेब च पा जाते ने, मैं जाके ना जेब इस तरह करके बेगम नु सामने करना, वो विचू कढ़ लैंदी, मैं नहीं जे हथ लाया अज तक पैसे, कदे हराम पैसे नु मैं नहीं जे जी हथ लाया। अब ये जस्टिफिकेशन चेक करें, मतलब ले लिया है, उसको यूज भी कर लिया है, लेकिन उसको कभी हाथ नहीं लगाया। ये क्या है, यू आर डिफाइनिंग योर मोरालिटी। लाहौर में सिग्नल के ऊपर रात के 1 बजे हुए हैं, यू आर स्टैंडिंग, दैट इज योर मोरालिटी। देर इज नो ट्रैफिक वार्डन, देर इज नो वन हु इज सीइंग यू, सिग्नल रेड है, आप रुक गए हो, इट्स अप टू यू। वो जावेद अहमद गामदी साहब कहते हैं कि जो एहतसाब है ना, जो तकवा है, वो तकवा ये भी है कि आप सिग्नल पे रुके हो कि नहीं रुके, व्हेन नोबडी इज सीइंग यू, आपका अंदर के ये तकवे की बात है, इसी को असल में तकवा कहते हैं। तो ये मॉरल वैल्यूज हैं हमारी सोसाइटी में, अकॉर्डिंग टू आवर सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू आवर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू आवर पेरिफेरी जिसमें हम लोग रह रहे हैं, इमोरलिटी बहुत ज्यादा है। बेसिक मॉरल वैल्यूज हर जगह सेम होती हैं, मसलन सच बोलना, सोशल जस्टिस कायम करना, ईमानदारी का लिहाज रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल उम्र पाई, उन 63 सालों में पहले 40 साल सिर्फ 2 चीजों की तरबियत की। वो 2 चीजें क्या थी, मोहम्मद अल सादिक, मोहम्मद अल अमीन। अब सादिक और अमीन, सदाकत और अमानत, ये वो सोशल फिनोमिनाज हैं, ये वो सोसाइटी के आप कह सकते हो पिलर्स हैं, जिनके ऊपर सोसाइटी की पूरी बिल्डिंग स्टैंड कर रही होती है। इफ यू आर नॉट दीज टू, यू आर नोवेयर। हमारी सोसाइटी में झूठ और बददियानती बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। जबकि यूरोपियन कंट्रीज में आप किसी को मां की गाली दे दो एक साइड पे, और एक साइड पे उसी बंदे को ये बोल दो झूठा है, यू आर लाइंग। उस बंदे को मां की गाली का इतना गुस्सा और जो है ना वो उस पर तप नहीं चढ़ेगी जितना उसे झूठा कहने पे तप चढ़ेगी, बिकॉज दे कंसिडर इट अ सिन। वो झूठ बोलते ही नहीं है, मतलब देर आर एक्सेप्शंस, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी की अगर हम बात करें, सच को वो बहुत लोग तरवीज देते हैं। ये मॉरल वैल्यूज होती हैं। उसके बाद एक्सट्रीमिज्म, आप लोगों ने भी डिस्कस किया। अब एक्सट्रीमिज्म सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि आई एम रिलीजियसली टॉलरेटिंग समवन और नॉट, सिर्फ इस चीज में एक्सट्रीमिज्म नहीं आता। अगर मैं बीइंग लेट्स से मैं राजपूत फैमिली से हूं, राजपूतों के साथ माजरत के साथ, लेट्स से मैं राजपूत फैमिली से हूं, और मैं ये कहता हूं कि मेरी फैमिली में जो लेडीज हैं या मेरी फैमिली जो मेल मेंबर्स हैं, या जिसकी भी शादी होगी वो राजपूतों के अलावा नहीं होगी, वी हैव टू कीप आवर ब्लड प्योर। दैट इज एन एक्सट्रीमिस्ट व्यू। व्हाट डज इट हैव टू डू विद मैरिज? मैं हाशमी हूं जी, मैं सैयद हूं, मैं अपनी कास्ट से बाहर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना भाई? ये एक्सट्रीमिस्ट थॉट है, ये छोटे लेवल की एक्सट्रीमिज्म है, मतलब ग्रास रूट लेवल पे जो एक्सट्रीमिज्म है। फिर मैं बरेलवी हूं जी, मैं देवबंदियों से नफरत करता हूं, देवबंदी दीन से खारिज हैं, दैट इज एक्सट्रीमिज्म। मैं वहाबी हूं जी, शिया दीन से खारिज हैं, दैट इज एक्सट्रीमिज्म। मैं शिया हूं, वहाबी दीन से खारिज हैं, दैट इज एक्सट्रीमिज्म। हर वो चीज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, अब अफजलुल अमूरी औसतिहा, बेहतरीन अमर वो है जो औसत है, दरमियाना है, जो मॉडरेशन पे है। मतलब ये जर्नल प्रिंसिपल बता दिया हर चीज में। एक और हदीस मुबारक है, अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो तो मॉडरेटली मोहब्बत करो, एक वक्त वो भी आ सकता है कि उसी मुहिब से तुम्हें नफरत हो जाए, और अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो भी मॉडरेटली करो, एक वक्त वो भी हो सकता है कि जो जिससे तुम्हें नफरत है उससे तुम्हें मोहब्बत हो जाए। तो यू हैव टू बी इन द मिडल वेज। ये इस्लाम का प्रिंसिपल है, और ये साइकोलॉजी का प्रिंसिपल है, ये ह्यूमन क्या उसे कहते हैं, एवोल्यूशन का, ह्यूमन बीइंग्स के रहने का, रहन सहन का, हर चीज का ये प्रिंसिपल होना चाहिए, दैट यू हैव टू अडॉप्ट अ मिडल वे।
You don't have to go to extremes in any matter. फिर चाइल्ड लेबर, हमारे यहाँ पे बड़े कवानीन बनते हैं, बड़े लॉज बनते हैं. अभी तक हम यूथ के इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं, बच्चों के यंगस्टर्स के इशू हम लोग डिस्कस कर लें. चाइल्ड लेबर, हमें यहाँ पे तंदूरों पे, मैकेनिक्स के पास, बुक शॉप्स पे, हर जगह पे हमें नजर आएंगे बच्चे जो कि 18 साल से, 16 साल से, 10 साल से कम एज में वो वहां पे काम कर रहे हैं. दैट इज चाइल्ड लेबर, दैट इज इनह्यूमेन, दैट इज गवर्नमेंट के लिए मर जाने का मुकाम, स्टेट के लिए मर जाने का मुकाम, मेरे और आपके लिए, हम दोनों के लिए तो मर जाने का मुकाम है ही है कि सोसाइटी में रहते हुए हमारे जो हकूक हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो अगर हम पूरा नहीं करेंगे, ज़कात नहीं देंगे, हम सदकात नहीं देंगे, तो ये सारी चीजें होंगी. फिर देयर इज लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हर बंदे ने एक, मैंने, आपने, इस वक्त 70 पीपल आर वॉचिंग मी, मेजॉरिटी ऑफ यू आर नॉट काउंसल्ड टू गो टूवर्ड्स सिविल सर्विसेज. आप लोग क्यों आए हैं? आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, या जॉब नहीं मिली, या सोशल रिकग्निशन चाहिए, या कुछ ऐसा के मामलात हैं. बचपन से आपको बताया नहीं गया, आपके साथ काउंसलिंग नहीं की गई, आपके साथ गपशप नहीं लगाई गई, आपको ये वे ऑफ कैरियर के तौर पर नहीं बताया गया. मुझे नहीं बताया गया था, मैं अपनी बात करता हूं, आपकी बात तो बाद में आएगी. बेसिकली स्कूल्स में ग्रास रूट लेवल पर, मैट्रिक के लेवल पर, 8वीं के लेवल पर कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए. पेरेंट्स को कैरियर काउंसलिंग करनी चाहिए. मेरा यह मानना है कि हम लोग बच्चों को जो 8वीं में और 10वीं जमात में लेकर जाते हैं ना टूर्स पे, और उन टूर्स में हम उन्हें क्या दिखाते हैं? बादशाही मस्जिद दिखा दी, शाही किला दिखा दिया, इस तरह की चीजें दिखा दी. ये नहीं होना चाहिए. हमें 6ठी क्लास से लेकर ऑनवर्ड्स बच्चों को डिफरेंट जगहों पे लेके जाना चाहिए. एक क्लास का ट्रिप आप रखिए, उनको ले जाइए डीसीओ के ऑफिस में, ले जाइए मेडिकल कॉलेज में, ले जाइए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, ले जाइए किसी साइंस म्यूजियम में, ले जाइए किसी इंडस्ट्रियल प्लेस पे, किसी एंटरप्रेन्योर के पास मिलने के लिए ले जाइए, किसी बड़ी जो है ना बिजनेस पर्सनैलिटी के पास ले जाइए, उनके साथ एक दिन उनका गुजारिए. वहां पे होगा क्या? दे विल स्टार्ट थिंकिंग, यार ये क्या है, क्यों है. आर्मी के सेटअप में ले जाइए, किसी आर्मी ऑफिसर से उनकी मुलाकात करवा दीजिए. वहां पे दे विल स्टार्ट थिंकिंग, उनका ब्रेन वहीं से प्लानिंग करना शुरू कर देगा. यार मतलब अब हर बंदा आर्मी वाले को देख के इंप्रेस तो नहीं होगा, हर बंदा सिविल सर्वेंट को देख के इंप्रेस तो नहीं होगा, हर बंदा किसी बिजनेसमैन को देख के इंप्रेस तो नहीं होगा. कुछ इंप्रेस होंगे, कुछ नहीं होंगे. जो इंप्रेस होंगे वो उस साइड पे वर्किंग शुरू कर देंगे और उनकी लाइफ में खुद से मेहनत करने का वो सारा आएगा जज्बा और वो सारी चीजें. ये कैरियर काउंसलिंग होती है. ये है, आप कह सकते हो, इनडायरेक्ट कैरियर काउंसलिंग. डायरेक्ट कैरियर काउंसलिंग क्या है कि आप बच्चे की इंटरेस्ट देखो, स्कूल्स में, कॉलेजेस में देखो वो किस चीज में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, उस चीज में फिर उसे अपॉर्चुनिटीज दीजिए. हमारे यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी ने एफएससी की है और अल्लाह आपका भला करे मेडिकल के साथ, उसके बाद उसका मेडिकल में नहीं हुआ, उसने बीएससी भी कर लिया, एमएस भी कर लिया, लेकिन उस एमएस पे जाके पहुंच के उसे पता चला यार दिस वाज नॉट द फील्ड ऑफ माय इंटरेस्ट, मुझे इसमें नहीं करना चाहिए था. अब वो चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, मतलब उसे वहां पे जाके आइडिया हो गया कि आई एम फिट फॉर इंजीनियरिंग, उसके पास कोई रास्ता नहीं है. मासवाए क्या, वो एफएससी में दोबारा सब्जेक्ट्स रखेगा, इंजीनियरिंग दोबारा करेगा, पता नहीं क्या क्या कहानियां करेगा. जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, मल्टीपल, वो मेरा भतीजा है, वो पढ़ रहा है, उसने हिस्ट्री भी रखी हुई है, उसने आर्ट्स भी रखा हुआ, उसने लिटरेचर भी रखा हुआ, उसने पता नहीं क्या क्या फील्ड्स रखी हुई हैं. क्या है, बस ये मुझे सब्जेक्ट पसंद है तो मैंने पढ़ना है. लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट है, वो फ्रेंच भी पढ़ रहा है, इंग्लैंड में रह रहा है, फ्रेंच भी पढ़ रहा है, मुझे इंटरेस्ट है लैंग्वेज सीखने में. तो किसी ने डिफाइंड सिलेबस नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया और तुमने ये काम करना ही करना है. ऐसा कुछ नहीं है. ये कैरियर काउंसलिंग होती है. यू लर्न थ्रू योर ओन एक्सपीरियंसेस. आप एक साल में एक सब्जेक्ट में फेल हुए या उस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट नहीं ली, नेक्स्ट ईयर यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसको चेंज कर लो विद एनी अदर सब्जेक्ट. इससे फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और वो सारी चीजें आती हैं जो यहां पे नहीं है. फिर हमारे यहां पे चाइल्ड मैरिजेस हैं, छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर देते हैं.
बच्चा पैदा होया जी, मैं फुफी नूं एदा रिश्ता दे दिता है, एदा रिश्ता मैं जनाब अपनी खाला नूं पुत्तर नूं दे दिता है, ये मामू दे घर दा ब्याह होएगा, इनू इंज होएगा, नू इंज होएगा। अब बच्चा बेचारा 18 साल की उम्र तक भी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, उसे पता है जी तुम्हें बांध दिया गया बकरी की तरह फलाने घर में। ये नहीं होना चाहिए। ये यूथ के इश्यूज हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ रही है? सारे पॉइंट समझ आ गए हैं? एक एक कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो और आप लोगों को समझ आ रही है। और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो लोग अगर स्ट्रीम शेयर कर देंगे तो उनका शुक्रिया होगा, और अगर मजीद स्टूडेंट्स को टैग करना चाहें तो वो भी अच्छा है। समझ आ गई पॉइंट्स की। अब बेसिकली देखें प्रॉब्लम क्या है। ये वो चीजें हैं जो 99.9% आप लोगों को भी पता है, आप सबको पता है, ये आपके इर्द गिर्द ये सारी हैपनिंग्स हो रही हैं, लेकिन सोचा नहीं है, ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की। यू नेवर कंसिडर देम एज अ सोशल इशू। इर्द गिर्द के मामला आप इसको सोचते ही नहीं है। किसी ने पूछा है इज कैरियर लैक ऑफ कैरियर काउंसलिंग सोशल इशू? सोसाइटी की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कैरियर काउंसलिंग करें, आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें, आपको ऑप्शंस दें। उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट की ऑब्वियसली इशू है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का इशू है, आपके गवर्नेंस का इशू है। प्राइमरीली इट रिजाइड्स विद यू एंड योर पेरेंट्स, कि वो आपको फोर्स ना करें। मेरे पुत्र ने, मैं डॉक्टर हूं, मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा, पहले दिन से डिसाइड कर लिया हुआ है। दैट इज नॉट माई डिसीजन टू मेक। शबाना कह रही हैं जी टॉपिक बता दें। वाह जी वाह, सारी रात हीर रांझा सुनते रहे, सुबह उठ के पूछा कि हीर कुड़ी सी कि मुड़ा सी। बच्चे टॉपिक है सोशल इश्यूज ऑफ पाकिस्तान। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग बड़ों के इश्यूज की तरफ, एल्डर्स के इशू, बुजुर्गों के इश्यूज। सबसे पहला एल्डर्स का इशू जो वो फेस करते हैं, दैट इज, जो वो कहते हैं कि हम फेस कर रहे हैं, दैट इज डिक्लाइनिंग जॉइंट फैमिली सिस्टम। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम को अच्छा नहीं समझते, वो चाहते हैं यूनिटरी फैमिली सिस्टम हो भी सकता है, होना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम इटसेल्फ खराब है। बेसिकली हर सिस्टम में लूप होल्स होती हैं, हर सिस्टम में प्रॉब्लम्स होती हैं। आपने उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करके उस सिस्टम को रिफाइन करना होता है। जब तक आप उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड नहीं करते, रिफाइन नहीं करते, आपका वो सिस्टम अच्छा नहीं होता। तो बेसिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम इटसेल्फ खराब नहीं है, उसके कुछ मामलात, उसके कुछ जो है ना आप कह लें रेक्विजिट्स, उसमें कुछ जो चीजें हम लोग फेस करते हैं वो खराब हैं। मसलन प्राइवेसी ना होना, दैट इज समथिंग जो हर बंदा चाहता है, लेकिन इस बेस पर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को ही डिस्कार्ड कर दें, दैट इज अनफेयर। हमारी सोसाइटी इस तरह की है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चों की तरबियत करते हैं, हमारे बच्चों को अच्छा कैरियर देते हैं, बच्चों को उसकी रीजन क्या है कि स्टेट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रही, तो वो पेरेंट्स को करनी पड़ती है। इन रिटर्न दे एक्सपेक्ट, और एंड दैट इज अ नेचुरल एक्सपेक्टेशन कि व्हेन दे आर ओल्ड, चूंकि स्टेट ने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली थी तो वो पेरेंट्स को लेनी पड़ी, उन्होंने उनको सारी बेसिक रिक्विजिट्स प्रोवाइड की। अब स्टेट बुजुर्गों को ओल्ड एज में वो सहूलियात नहीं दे रही, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि चूंकि हमने वो एक जिम्मेदारी निभाई है तो वी डिजर्व कि हमें भी वो बुढ़ापे में हमारा ख्याल रखा जाए, और होना भी चाहिए। रिलीजियसली वी आर बाउंड टू डू दैट। रिस्पेक्ट, ऑनर, उनकी ज़रूरियात का ध्यान रखना। वो जो खूबसूरत दुआ है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे रब मेरे पेरेंट्स पर उस तरह रहम फरमा जिस तरह इन्होंने मुझ पर बचपन में रहम फरमाया। तो उसका मतलब क्या है, दैट आई एम ड्यूटी बाउंड, कि जिस तरह मेरे पेरेंट्स ने जब मैं लागर था, लाचार था, कुछ ना करने के काबिल था, तो मुझे इनेबल किया कि मैं कुछ करूं, उसी तरह जब वो लागर लाचार कुछ ना करने के काबिल हो जाएं तो उनको मैं एटलीस्ट इतनी रिस्पेक्ट और ऑनर दे सकूं कि वो इज्जत वाली जिंदगी गुजारें और वो सो जाएं।
मतलब अबदी जिंदगी में चले जाएं, वो जो आखिरी उनका टाइम है उसमें उनको जलालत ना फेस करनी पड़े। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है डिक्लाइन कर रहा है, ये हमारे एल्डर्स फेस करते हैं कि दैट इज अ सोशल इशू, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर देयर इज लीस्ट फ्यूचर सिक्योरिटी। मैं प्लान कर रहा हूं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बाहर चला जाऊं। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। एक रीजन उनमें से ये है कि बुढ़े वाले, जब मैंने बुढ़ा हो जाना है, 50 साल से ऊपर हो जाना, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ चिल्ड्रन यू हैव, यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ प्रायोरिटीज दे विल हैव। तरबियत करना, अच्छी चीजें सिखाना तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कल को वो क्या करें, यू कैंट प्रोडिक्ट दैट। तो ओल्ड एज में वी हैव लीस्ट फ्यूचर सिक्योरिटी व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ये बुजुर्ग एक इशू फेस करते हैं, बुजुर्ग ये फील करते हैं कि ये प्रॉब्लम है। देयर फ्यूचर इज नॉट सेफ अनलेस एंड अनटिल कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो और वहां से वो रिटायर हो, उसको पेंशन मिलती रहे और सोसाइटी में थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनी रहती है। फिर हमारे यहाँ पे सोशल केयर, सोशल अवेयरनेस, सोशल गैदरिंग्स आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं, स्पेशली बुजुर्गों के लिए। हमसे जो पहली जनरेशन थी ना, उन्होंने इस तरह की लाइफ गुजारी है, पीयर ग्रुप्स में रहकर लाइफ गुजारी है, एक दूसरे के दुख सुख बांट कर, एक दूसरे के साथ बैठकर लाइफ गुजारी है। जबकि हमारी लाइफ वो ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम बिजी होती जा रही है, हम लोग इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं, अकेले अकेले होते जा रहे हैं, वो जो मिक्सअप था वो खत्म होता जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमारे एल्डर्स फेस करते हैं। जनरेशन गैप, जनरेशन गैप में एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। मैं पेरेंट हूं, मेरा बेटा है, मेरे घर बहू आनी है, ठीक है। अब असूली तौर पर घर में जो क्वीन ऑफ हाउस है, दैट इज माई वाइफ, दैट इज सपोज टू बी माई वाइफ। असूली तौर पर अगर देखा जाए, जब मेरे घर में मेरी बेटे की बीवी यानी कि मेरी बहू आ जाए, तो मेरी वाइफ को यानी कि मेरे बेटे की वालदा को, मेरी बहू की जो सास है उसको अपनी जिम्मेदारियों से सबकदोशी हासिल करते हुए इज्जत की जिंदगी के साथ बगैर चूं चड़क्का किए हुए आराम से बैठना चाहिए और रिस्पेक्ट करनी चाहिए और करवानी चाहिए। क्यों? बिकॉज अ न्यू क्वीन इज देयर एट होम। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, देयर कैन नॉट बी टू किंग्स इन वन किंगडम। इसी तरह देयर कैन नॉट बी टू क्वींस इन वन किंगडम। पुरानी क्वीन को रिटायर्ड लाइफ विद रिस्पेक्ट गुजारनी चाहिए, इज्जत के साथ रिटायरमेंट होगी तो वो बहू भी रिस्पेक्ट देगी। अगर उसको आप रिस्पेक्ट देंगे, उसको ऑनर देंगे, उसको बोलें घर उसको संभालने के लिए दें, डीलिंग्स वो करे, पैसे उसके पास हों, सारे काम वो करे, साथ साथ सिखाती रहे, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन बिला वजह टांग ना अड़ाएं। लेकिन ये जो पावर ट्रांजिशन है ना हमारी सोसाइटी में, ये पीसफुल नहीं होती। 80-90% केसेस में इट्स पेनफुल। मदर चाह रही होती है जैसी मेरी चुदराहट चल रही थी मैं वैसी ही चुदराहट रखूं, जबकि वो जो नई आने वाली क्वीन चाह रही होती है वो ये चाह रही होती है कि मेरे पास इख्तियारात आए, मेरे पास, मैं चूंकि एक इंडिपेंडेंट, पीछे भाई सा नहीं लैंड देंदे, अब्बा जी सा नहीं सी लैंड देंदे, अम्मा सा नहीं लैंड देंदी, तो मेरी शादी हुई है तो मुझे ये है कि मेरे में थोड़ी सी इख्तियारात मुझे मिलेंगे, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, मुझे वो ऑनर मिलेगा। वो कोई नहीं मिलता, आपस में झगड़े होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ये जनरेशन गैप की एक मिसाल है। असूली तौर पर तरबियत इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे अपनी पार को ट्रांजिट करने में झिझके मत। जब आप ओल्ड एज में चले जाएं तो जिसकी जो डिजर्व करता है, हज़रत अली की एक हदीस मुबारक है कि आपके, हज़रत अली की एक हम हदीस मुबारक कह सकते हैं कि आपके बच्चे दे आर नॉट फ्रॉम यू, यू डोंट ओन देम। अगर आम अल्फाज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, दे हैव कम थ्रू यू, यू आर जस्ट अ पाइप। उस पाइप के थ्रू एक दुनिया से दूसरी दुनिया में आप उनको जस्ट लेकर आए हो, यू डोंट ओन देम। ये जनरेशन गैप की मिसाल है। फिर एक ये भी मिसाल दी जाती है, अब ये देखिए, ये स्विच देख रहे हैं, ठीक है, इसको अगर मैं, ये जो ऊपर वाले सुराख आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर वाले दो सुराख हैं ये वाले, इनमें अगर मैं इस चौड़े वाले को घुसाने की कोशिश करूंगा, इट विल नेवर गो इनसाइड। इसके लिए ये बना है, ये न्यू जनरेशन के लिए बना है, तो इसने इसी में फिट होना है।
यू डोंट हैव टू पुश योर चिल्ड्रन इन योर वेज ऑफ लाइफ। जिस तरह आपने उम्र गुजारी, आपको गाइड जरूर करना चाहिए। आपको यह नहीं करना चाहिए कि आप उसे फोर्स करें, भाई इसी में घुस, ये गोल मोरियां च मैं पूरी उम्र गुजारी है, तू भी गोल मोरियां च वाड़। अब उसके पास कैपेसिटी ही नहीं उन गोल मोरियों में घुसने की, वो कैसे घुसेगा? हम अपने बच्चों के साथ ये करते हैं, और ये जनरेशन गैप को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। भाई दे आर मेड फॉर अनदर लाइफ, दे आर मेड फॉर अनदर जनरेशन। उनको किसी दूसरे जमाने के लिए पैदा किया गया है, उनकी रिक्विजिट्स, उनकी हर चीज डिफरेंट है। इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एंड सेम इज द केस विद आवर एल्डर्स। हमारे बच्चों को, मैं अपनी मिसाल देता हूं, अम्मी अगले दिन कहती हैं, पुत्र ए मैं फेसबुक तू ना ऑर्डर कीतियां ने चादरां। उन्होंने उन्हें पता चला है नया नया कि ये भी काम होता है, ऑनलाइन बंदा ऑर्डर कर सकता है बाजार जाए बगैर। उन्होंने कई चादरें ऑर्डर की हैं, तो शी वॉज आस्किंग मी कि इत्थे मैनू ना एक आया सी उत्ते मैसेज, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ फोटोआं भेजियां ही कि ਕਿਹੜੀਆਂ चादरां हैं ने, वो मैनू मैसेज से दोबारा कर दे। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी वो क्या निकालना क्या चाह रही हैं। मतलब मैं आपको अब समझाते हुए तो अब मुझे पता चल गया कि वो क्या निकालना चाहिए। वो बेसिकली मैसेंजर ओपन करना चाह रही थी, जिसमें उसने किसी वो पेज ने उनको इमेजेस भेजी थी और वहां से वो चूज करना चाह रही थी। मुझे अब समझ नहीं आ रही थी। एक दफ़ा समझाया, 2 दफ़ा समझाया अम्मी ने, तीसरी दफ़ा समझाया। मैं क्या अब मेरा अंदाज जो कि अनफेयर था, मैंने बोला अम्मी जी तुहानू किसी चीज़ की समझ तो आवनी कोई नहीं, ए नवीं चीज़ां ने तुहानू नहीं पता लगना, तो रहन दो, तुसीं बनू आखो जिहड़ी शै मंगवानी मैं तुहानू लिया देना। हालांकि ऐसे नहीं करना चाहिए था। शी वॉज ट्राइंग टू लर्न अ न्यू थिंग, जो कि ऑब्वियसली उनकी जनरेशन में नहीं थी। और उनको समझाना इसी तरह है जैसे मैं अपने 3 साल के बेटे को समझा रहा हूं कि भाई ऑनलाइन बाइंग कैसे कर रही है। तो इट विल टेक टाइम, स्लो एंड स्टेडीली मुझे समझाना चाहिए, मुझे उनको बताना चाहिए। लेकिन अगेन वही जनरेशन गैप वाला मामला कि मैंने उनकी जरूरत और उनके मेंटल लेवल को अंडरस्टैंड नहीं किया। अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंगली उनको बोल दिया कि आपको ये समझ नहीं आती, आप मुझे बताया करें, मैं आपको ले दिया करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे सोशल सर्विसेज नहीं है बुजुर्गों के लिए, जो हमारे ओल्ड एज बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बेसिकली गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डिसाइड करे सोसाइटी में उनको बिजी रखने के लिए, चाहे वो काम करते रहें, वो बनाते रहें, उनकी जर्सियां बनाते रहें, ऐसा कि कोई काम करते रहें, उनने किसी तरीके से बिजी रखा जाए। ऐसा कुछ भी इंतजाम नहीं है। 1 मिनट रुके, मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो रही है तो मैं इसका चार्जर लेके आया। 1 मिनट सिर्फ। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स हैं हमारे। फिर देयर इज नो फाइनेंशियल एड। उस्मान आपका भी शौक पूरा हो जाएगा। पढ़ाना कोई सौखा सा काम थोड़ी नहीं, सर खप जाता है कोई चीज़ समझाते हुए। अब मुझे ये मोबाइल हाथ में पकड़ना पड़ेगा क्योंकि फिर ही इस पे चार्जर लगेगा। अच्छा जी, अल्लाह आपका भला करे। अब आते हैं विमेन के इश्यूज की तरफ। विमेन किधर गई हैं लड़कियां? आप बताएं, आप लोग क्या क्या इश्यूज फेस करते हो, ग्रास रूट लेवल से लेकर फैमिली के लेवल से लेकर जॉब के लेवल तक, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लेवल तक, हर जगह पे बताइए विमेन क्या क्या इश्यूज हमारी सोसाइटी में फेस कर रही हैं। वो तमाम इश्यूज हम सोशल इश्यूज ही काउंट करेंगे उनको। लड़कियों आ जाओ मैदान में। हरासमेंट ठीक है, और बताएं बताएं, शाबाश। इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ठीक है, मतलब मेल चिल्ड्रन को फीमेल चिल्ड्रन के ऊपर प्रेफरेंस देना। उनको ज़्यादा, मेल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हमें नहीं मिलती। पहले तो मार्केट में जब जाते हैं तो वहाँ पे हमें अपनी पसंद के कलर का दुपट्टा नहीं मिलता है ना, पहला तो स्यापा ये है। बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के ख़राब इशारे आते हैं, दैट इज़ वेरी
प्रॉब्लमैटिक थिंग। वो मैं बात कर रहा था ना फ्रस्ट्रेशन की, वो फ्रस्ट्रेशन है जो आवाम की निकल नहीं रही होती। बुलिंग, हरासमेंट एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। मेंटली टॉर्चर करते हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है, साइकोलॉजिकली बंदा परेशान होता है, एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं किया जाता, दैट इज़ ट्रू। लेस कैरियर चॉइसेस, बिल्कुल ठीक बात है। जॉब से मना कर देते हैं, सही बात है। घर में बहुत सारा काम, बर्तन शर्तन धोने पड़ते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली असूली तौर पे वी नीड टू डिवाइड दीज थिंग्स बिटवीन आवर मेल चिल्ड्रन एंड फीमेल चिल्ड्रन। मेरे बड़े भाई हैं शुएब हाशमी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। हाँ, एवरी वीकेंड मुझे बचपन में गुस्सा चढ़ता होता था उन पे, लेकिन ही यूज़ टू डू अ वेरी गुड थिंग। हर वीकेंड पे वो घर की सफाई सिर्फ लड़कों से करवाते थे, हम लड़कों से। वो उसमें बीबियों को रेस्ट होता था, वो खाना वगैरह तो ऑब्वियसली उन्हें पकाना होता था। मतलब मुझे उनने वाइपर पकड़ा देना, गयास साहब है वाशरूम तो है, तो वो गयास साहब ने बिचू गालां कड्डनियां ने ते आना अजीब, इस बंदे का दिमाग नहीं काम करता। लेकिन वो एक बड़ी अच्छी तरबियत थी बेसिकली, हमें अपने बच्चों की करनी चाहिए। सिर्फ हमने बेटों को ये रखा होता है कि वो उठ के गिलास उठा के पानी भी नहीं लाएंगे, वो भी उसकी बहन लेके आएगी और उसको सिखाएंगे जनाब के ये देखो भाई है ना, भाई के काम करते हैं, बिस्मिल्लाह करूं, जाओ शाबाश बेटा। ये बेसिकली कमीनगी हम उन्हें बचपन से सिखा रहे होते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं। चलें हम लोग डिस्कस करते हैं विमेन के इश्यूज हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले जर्नल डिपेंडेंसी है। हर चीज में दे आर डिपेंडेंट अपॉन देयर मेल सिबलिंग्स, काउंटर पार्ट और व्हाट्सएवर। They're dependent upon their father, they're dependent upon their brother, they're dependent upon their husband, they're dependent upon their sons. पूरी लाइफ डिपेंडेंसी में गुजरती है। ये जर्नल डिपेंडेंसी हमारी सोसाइटी में विमेन के लिए। इन एवरी स्फीयर दे आर डिपेंडेंट, पहली चीज। दूसरे नंबर पे देयर इज फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। 90% तो कुछ ज्यादा हो गया, 80% केसेस में विमेन आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और बेसिकली फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना ही हमारी सोसाइटी की बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। मेरी आपी के घर बेटी पैदा हुई, मैंने उसको आपी को बोला, मैंने कहा इसकी तरबियत इस तरह करनी है कि इसको इंडिपेंडेंस सिखानी है। वो इंडिपेंडेंस में सबसे पहली इंडिपेंडेंस है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ये छोटे से लेवल पे अपनी जॉब शुरू करे, ये चाहे ब्यूरोक्रेट बने, आर्मी में जाए, जो कुछ भी करे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। जब ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट होगी तो ये कभी भी हरासमेंट को अपने ऊपर वो अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाएगी। क्यों? हमारे 80% केसेस में विमेन हरासमेंट क्यों बर्दाश्त करती हैं कि अगर शादी हुई हुई है, अगर हरासमेंट बर्दाश्त नहीं करती तो फाइनेंशियली उन्हें मजबूर किया जाता है, या फिर अगर उसे डाइवोर्स दे दी जाती है तो वो पीछे भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहती है। अब इन सारे मामलात को डील करने का उसके पास तरीकाकार क्या है? जुल्म और जबर बर्दाश्त करते रहो। अब इसके पीछे मेन रीजन क्या थी? शी इज नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अगर हो तो वो मार ना खाए, वो गालियां ना खाए, वो मिसबिहेवियर बर्दाश्त ना करे, वो इस तरह की कोई हरकत बर्दाश्त ना करे। तो हमें अपने बच्चों को सबसे पहली चीज ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देनी चाहिए, सिखानी चाहिए। मैट्रिक में अगर आपका बेटा है या बेटी है, उसको जॉब का शौक डालें, उसको पढ़ा, हर वक्त वो दिमाग में पढ़ने का कीड़ा ना डालें। हमारी पढ़ाई भी तो सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए होती है ना, विजडम के लिए, लर्निंग के लिए हमारी पढ़ाई नहीं होती। फिर हमारे यहाँ पे विमेन के लिए दे आर वल्नरेबल इन एनी स्फीयर। उनको मारा जा सकता है, उनको गालियां दी जा सकती हैं, साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जा सकता है, मेंटली टॉर्चर किया जा सकता है, उनके बच्चों पे कब्जा किया जा सकता है, उनको ज़मीन से उनकी जो प्रॉपर्टी है उससे दस्तबरदार किया जा सकता है। हर लिहाज से वल्नरेबल हैं, किसी साइड से दे आर नॉट सेफ, हर जगह से।
फिर जेंडर बायसेस हैं, अभी यहां पे किसी ने डिस्कस किया था, मेल चिल्ड्रन को फीमेल चिल्ड्रन के ऊपर प्रेफरेंस देना, जॉब में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज में, शादी कहाँ पे करनी कहाँ पे नहीं करनी, वहाँ पे मेल्स को प्रेफरेंस देना, फीमेल्स को प्रेफरेंस नहीं देना। फिर अल्लाह आपका भला करे, यहाँ पे ऑनर किलिंग है। मैंने नहीं सुना आज तक बेटे ने किसी के साथ ज्यादती की हुई हो, किसी का रेप किया हो, किसी के साथ गलत रिलेशन बनाया हो तो उससे अब्बा जी ने फायर मार दिया हो, वेरी रेयर। या भाई नहीं गया, किसी बहन ने फायर मार दिया हो। लेकिन बहन जब करेगी या बेटी जब करेगी तो उसके मुकद्दर में सिर्फ और सिर्फ फायर ही है, उसके मुकद्दर में मरना ही लिखा हुआ है, या फिर उसकी फटफट कहीं पे शादी ऐसी जगह पे कर देनी जहां पे वो जलीलो रसवा हो जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको भी, लड़कियों को भी इजाजत दे दें कि वो बेरा रवि की तरफ चली जाएं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक ट्रीटमेंट आपने स्टैंडर्ड बना लिया है कि अगर कोई इस तरफ जाएगा तो उसको कत्ल ही करना है, तो फिर दोनों साइडों पे कीजिए, एक साइड पे क्यों करते हैं? दोनों का जुर्म बराबर है, दोनों के साथ वो करना चाहिए। ऑनर किलिंग सिर्फ लड़कियों की क्यों होती है? कारोकारी है, कुरान के साथ शादी कर देना, उनको प्रॉपर्टी में शेयर ना देना। एक और बड़ी इशू है मैल न्यूट्रिशन। प्रेगनेंसी में मेरे पास, चूंकि मेरा डेंटल क्लिनिक है यहाँ पे, अक्सर वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड पेन होती हैं, कैविटीज जो हैं वो, ब्लीडिंग गम्स होते हैं वो सारे, तो अक्सर पेशेंट्स आते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, पेशेंट्स की शक्ल से लगता है झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, छाइयाँ पड़ी हुई हैं और बड़े माड़े हालात हैं। उनसे अगर मैंने कुछ मेडिकेट किया, मैंने उन्हें रिकमेंड किया कि आपने अपने जिस लेडी डॉक्टर को आप चेक करवाते हैं उससे मशवरा लेकर आपने ये दवाइयाँ खानी है। तो वो आगे से जवाब मुझे कभी कभार सुनने को मिलता है कि केड़ी लेडी डॉक्टर। दे कंसिडर कि लेडी डॉक्टर के पास सिर्फ उस वक्त जाना है जब डिलीवरी होनी है, उससे पहले लेडी डॉक्टर का कोई रोल नहीं है। अब न्यूट्रिशन उसमें क्या है, खाना क्या चल रहा है, उसको सप्लीमेंट्स की जरूरत है, फूड सप्लीमेंट्स की जरूरत है या नहीं जरूरत, किसी किस्म का कोई चीज पता नहीं है। इसी वजह से बच्चे भी बीमार पैदा होते हैं, अपाहज पैदा होते हैं, और मदर्स के लिए भी ये काफी नुकसानदेह होता है। ये सारी चीजें हम लोग फेस करते हैं। प्रॉपर्टी में हम लोग शेयर नहीं देते, मतलब जो शेयर ले उसको कहते हैं जी बस तू आज फिर साढ़े आज तो बाद साढ़े तू मुंह नहीं करना, तू किवा जी भैन है कि तू प्रॉपर्टी की करनी, तेरा की काम। भाई आप चलो लीगल साइड को, लीगल चीजों को साइड पे रख दो, रिलीजन आपको इस चीज पे बाउंड कर रहा है दैट यू हैव टू गिव योर डॉटर, योर वाइफ अ शेयर। अगर आप नहीं दे रहे तो आप बेसिकली रिलीजियसली भी आप एक गुनाह कमिट कर रहे हो बेसिकली। वो कोई नहीं होता। एसिड अटैक्स हैं, फोर्सफुल अबॉर्शन या फोर्सफुल प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के हवाले से तक तो ये कहा जा सकता है कि ये एक है, मियाँ बीवी आपस में डिसाइड कर सकते हैं उन्हें कब चाहिए, 2, 4, 6 माह में उन्होंने करनी है, ये साल के बाद करनी है, जो कुछ भी है। अबॉर्शन में यू आर नॉट सपोज टू फोर्स अ लेडी कि आप अबॉर्शन करवाओ। इफ देयर इज प्रेगनेंसी और वो प्रेगनेंसी मैच्योर हो चुकी है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है उस बीबी को मजबूर करने का कि तुम ये बच्चा गिराओ, या आपके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि उसको बोलो कि ये बच्चा तुमने रखना है, जबकि वो इनिशियली ही शुरू की स्टेज में ही पहले ही कुछ दिनों में कह रही है कि मैं अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं हूं। मतलब इट इज हर चॉइस, इट शुड बी हर चॉइस। फिर हमारे यहाँ पे डाउरी के इश्यूज हैं, जहेज के। इतने को हम गैरतमंद है ना कि बाकी हर जगहों पे हमारी गैरत जाग जाती है, लेकिन जहां पे जहेज लेना होता है ना, उधर हम इंतहाई खूबसूरत किस्म के बेगैरत बन जाते हैं। मतलब यहां तक कह दिया जाता है चलो अपनी बेटी नहीं दे रहे ना, जो खुशी ना तुसा देना दे दो। ये बेसिकली कहना ये चाह रहे होते हैं कि हमने जहेज नहीं लेना, बल्कि कल को ये कहते हैं हमने तो आपने से जहेज डिमांड ही नहीं किया था जी, हमने तो आपको कुछ कहा ही नहीं था। स्ट्रिक्टली मना करो कि हमने नहीं लेना, बल्कि ये शर्त रखनी चाहिए कि हमने जहेज नहीं लेना। क्यों जहेज दी जाए जी? शी इज कमिंग इन टू योर हाउस एज योर डॉटर। तो आपके पास जहां पे 20 बंदू के या 5 बंदू के रहने की जगह है, वहां पे आप छठे बंदे को एडजस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए चारपाई नहीं हो सकती, उसके लिए बेड नहीं हो सकता, उसके लिए शीशा नहीं हो सकता, कोई इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, होनी चाहिए। फिर अल्लाह आपका भला करे लीगल सपोर्ट नहीं है,
प्रोस्टिट्यूशन है, सर डाउरी इशू है पर क्या ये इशू नहीं, लड़के का वेल सेटल्ड होना जरूरी है। बेसिकली लड़के के ऊपर इस्लाम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि उसको उसका नान नफके की जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है। उस नान नफके के लिए ये देखना जरूरी है कि क्या वो बेसिक नीड्स पूरी कर सकता है। अगर वो बेसिक नीड्स जिसमें खाना, जिसमें कपड़े, जिसमें अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम ये आते हैं, अगर इसके लिए उसके पास फाइनेंसेस हैं तो दैट इज गुड। अगर वो बिल्कुल ही इल कोको है, उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये लड़की वालों का राइट है ये देखना कि वो सेटल्ड है कि नहीं है। रिलीजन वाइज भी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, लड़के के ऊपर नान नफका और बेसिक नीड्स पूरी करना। और हमें ये इनेबल करना चाहिए अपने बेटों को वो इस काबिल हो सकें 18, 20, 25 साल की एज तक कि वो अपनी बेसिक नीड और एक छोटी सी फैमिली रन कर सकें। फिर साथ में स्ट्रगल चलती रहती है, बेहतर हो जाता है सारी चीजें। लेकिन ये डिमांड करना कि जी 2 लाख कम से कम तनख्वाह हो, जी 4 लाख तनख्वाह हो, जी हमारी बेटी ब्रांडेड चीजें पहनती है और उसने ब्रांडेड ही पहननी है और उसने इस तरह के काम करने हैं, उसको 50,000 महीने का खर्चा चाहिए, दैट इज अनफेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी विमेन के लिए लीगल सपोर्ट नहीं है। चाइल्ड मैरिजेस हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये ओवरऑल इश्यूज हैं जो विमेन फेस करती हैं। कुछ आप लोगों ने भी शेयर किए, उनको भी आप ऐड कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ जर्नल इश्यूज की तरफ। करप्शन, मॉरल करप्शन, सोशल करप्शन, झूठ बोलना, 2 नंबरी करना, बेईमानी करना, धोखा देना, फ्रूट शॉप से लेकर क्लिनिक से लेकर हॉस्पिटल से लेकर हर जगह पे 2 नंबरी और बेईमानी मशहूर है, कॉमन है। इसी को करप्शन कहते हैं। आपके पास जो पावर, अथॉरिटी, कुर्सी है, चाहे वो कितने छोटे लेवल पर क्यों ना हो, उसका मिसयूज करना, दैट इज करप्शन। और ये सोसाइटी में हमारे रच बस गई हुई है। देयर इज नो विजन फॉर फ्यूचर। किसी के ज़हन में कोई विजन नहीं है। हम लोग बस दौड़ी जा रहे हैं, नसी जा रहे हैं, भजी जा रहे हैं, कुछ भी प्लान करके हम नहीं कर रहे। सोसाइटी के लेवल पर अगर हम देखें तो 2-2 इंच की मसीतें बनाई हुई, मस्जिदें बनाई हुई हैं। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये कोरोना का पहला लॉकडाउन आया तो हमारे सिटी हमारा छोटा सा है, हमारे सिटी में कम से कम 15 से 20 तंजीमों ने काम शुरू कर दिया जी। ये ज़कात और सदकात इकट्ठे करने हैं और लोगों को चीज़ें बांटनी हैं। अब वो 15 से 20 बंदे आटा अगर बांट रहे हैं, एक ही बंदे ने 15 बंदों से आटा ले लिया है और 14 बंदों का आटा उसने मार्केट में जाके वापस बेच दिया और एक आटा वो खुद यूज कर रहा है, अगले महीने फिर आटा ले लिया है। अब ये बेसिकली है क्या, विदाउट प्लानिंग हर चीज इमोशंस में और आउट ऑफ नोवेयर ऐसी बस कर देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर अल्लाह आपका भला करे, देयर आर नो DIY आइडियाज। DIY आइडियाज किसे कहते हैं? डू इट योर सेल्फ, DIY। यूरोपियन कंट्रीज में DIY स्टोर्स होते हैं। हमने घर पे बल्ब भी लगाना हो ना तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, जी जाओ बेटे इलेक्ट्रिशियन को ले आओ, बल्ब चेंज कर दे। ये कमीनगी और बेगैरती नहीं होनी चाहिए। हमें छोटी छोटी चीजें बच्चों को सिखानी चाहिए। भाई बल्ब कैसे चेंज करना है, स्क्रू ड्राइवर कैसे यूज करना है, टूटी अगर खराब हो गई है उसकी वो आगे से जाली सिर्फ गंदी हुई हुई होती है, उसको खोल के कैसे साफ करना है, उसके लिए भी प्लम्बर आएगा। खुद करने का। हम लोग अक्सर इंग्लिश मूवीज देखते हैं, उसमें हम लोग अक्सर औकात देख रहे होते हैं, कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई जो भी है, और वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। वो अपने घर के, उनके घरों के ऊपर चूंकि वो लकड़ियां लगी होती हैं या वो जंगल में उन्होंने जो घर बनाए हुए होते हैं, वो अपने वो काम कर रहे होते हैं, खुद लकड़ियां रिपेयर कर रहे होते हैं, खुद लकड़ियां काट रहे होते हैं, खुद इस तरह के काम कर रहे होते हैं। हम वो काम नहीं करते। इस तरह के हमारी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी वेस्ट मैनेजमेंट हमारे मुल्क में ठीक नहीं है। जिसका जिधर दिल करता है कूड़ा उठाया फेंक दिया, जूस का डब्बा पी रहे हैं गाड़ी से, शीशे से बाहर, जो काम मतलब गंद जिस हद तक हम फैला सकते हैं ना, हम लोग फख्र से फैलाते हैं। ये सोसाइटी का इशू है, मेरा और आपकी तरबियत का इशू है, बेगैरती है बेसिकली हमारे अंदर रची बसी। फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, इंटॉलरेंस सोसाइटी में जनरली अगर हम देखें, इनसिक्योर माइनॉरिटीज है हमारे पास। आप में से कितने लोग हैं जो अपने सिटी में रहते हुए अपने जानते हों कि हमारे इर्द गिर्द माइनॉरिटीज कितनी हैं, हमारे पास कितने घर हैं
क्रिश्चियंस के, हिंदूज के, या उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी कितनी नीड्स हम पूरी करते हैं। वी आर द मेजॉरिटी, हमें उनको हेल्प करना चाहिए ना, बल्कि वो इनसिक्योर होते हैं। 2014 में मेरे साथ एक थे, राजेश गोयल नाम था उनका, हिंदू थे सिंध से, और उन दिनों वो ब्लास्फेमी वाला इशू बड़ा कॉमन हुआ था। तो हम लोग जब वो ग्रुप डिस्कशन करते थे या कोई भी इस तरह की चीज़ करते थे, तो वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट उसमें नहीं करता था। एक दिन मेरे साथ वो थोड़े से फ्रैंक था, अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर है माशाल्लाह सिंध में। एक दिन उसने मुझे कहा कि, मैंने उससे पूछा यार कि तुम वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करते उसमें ग्रुप डिस्कशन में। तो वो कहता है ग्यास भाई, जब वो सेंसिटिव इश्यूज आ जाते हैं तो उस पर अगर मैं बोलूं भी तो मेरे ऊपर कोई पता नहीं, आप में से भी कोई हो सकता है जो मेरे ऊपर ब्लास्फेमी लगा दे, और मुझे इधर ही बाहर ही सड़क पे ही रगड़ा लग जाए कहीं पे। तो देवर राइट, ऐसा हमें मिस यूज करते हैं हम इस चीज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हमारे ट्रांसजेंडर्स जो हैं, उनको, उनके लिए कोई विजन नहीं है, उनके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, उनके कोई राइट्स ही नहीं है। हम लोग चौक में खड़े होकर अगर वो बेचारे मांगते हैं या कुछ भी ऐसा का काम करते हैं, उसमें हमारा ही फॉल्ट है ना, हमने उनको सोसाइटी में जगह नहीं दी हुई। तो हम वहाँ पे भी उनको हरास करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, तालियां बजाएंगे, इस तरह की गलत हरकत करेंगे। ये काम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे बॉन्डेड लेबर है, स्लेवरी की मॉडर्न फॉर्म। ये जो भट्टे होते हैं ना जहाँ पे ईंटें बनती हैं, वहाँ पे अगर आप देखें तो पूरी पूरी फैमिली खरीदी हुई होती है। खरीदी, आज के दौर में ये कॉन्सेप्ट है फैमिली खरीदना। 2 लाख रुपए उनको कर्जा दिया और पूरी उम्र के लिए वो, उनके बच्चे, उनके आगे आने वाले बच्चे वो मकरूज हो जाते हैं, बिकॉज दे आर अनएबल टू पे देयर डेट बैक। तो ये हमारी सोसाइटी का इशू है। फिर बैक बाइटिंग इतनी अल्हम्दुलिल्लाह आम है। मैंने घर में ना एक बनाया हुआ है, जब भी हमारे घर में लेडीज एनीवेयर, कभी भी कहीं पे कभी बाज नहीं आएंगी। मैंने घर पे रखा हुआ है कि जैसे ही अम्मी को मैंने बोला, मैं क्या अम्मी जी जड़ी है ना गीबतां ते ऐले काम नहीं होने चाहिए, ते अम्मी कहंदे ने पुत्तर की करिए, फिर हो जाते ने। फिर जिसले कोई आके गल कर रहा हो तो उन्होंने बंदा ये तो नहीं कह सकता तू ये गल ही ना कर, कि तुम ये बात ही ना करो, हम ये तो नहीं कह सकते। मैंने बोला चलो अम्मी जी इंज करने कि आइंदा जब कोई इस तरह का काम होया ना, तो मैं कोलू लंघ दिया ना इंज बोल देगा तो तुसी समझ आयो कि जनाब बैक बाइटिंग हो रही है या गीबत हो रही है, तो नहीं करनी। तो वो जब भी हमारी फिर कोई रिश्तेदार आनी या कुछ भी इस तरह का काम होना ना, तो ऑब्वियसली वो हमारी रिश्तेदारों की आपस में बातें शुरू हो जाती हैं, तो मुझे अक्सर वो करने का मौका मिलता है। मैं अपनी फैमिली की मिसाल दे रहा हूँ, एंड इट हैपन्स एवरीवेयर। एक क्लास के अंदर 3 अगर लड़कियां, सिर्फ 3 लड़कियां, और उनमें से 2 इकट्ठी बैठी हुई हैं, बिलीव मी दे विल बी डिस्कसिंग द थर्ड वन। मानो या ना मानो, इट हैपन्स। ये हमारी सोसाइटी का विमेन का ज़्यादा इशू है, और मैन में भी किसी हद तक है, लेकिन विमेन में ज़्यादा है। फिर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, औरतों के साथ, माजरत के साथ, लेकिन दैट इज़ व्हाट रियलिटी इज़, दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। फेवरेट मशगला है हमारे बच्चे पैदा करना, बच्चे बस पैदा ही करी जाना। इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। हमारे यहाँ पे ब्लैक मैजिक के ऊपर बिलीव रखना, काला जादू, ए जनाब बच्चे के पेट में दर्द है तो वो फलाने दरबार पे लेके जाएं जी, उत्थे चिक्कड़ वाला पानी है, उसमें इसको नहलाएं तो इसके पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। वो उस बेचारे को गैस है, उसकी इलाज करो, उनको सिरप पिलाओ। इस तरह की जो है ना सुपरस्टिशंस के ऊपर बिलीव रखना, ये हमारी सोसाइटी में बहुत आम है। ये कुछ इश्यूज हैं हमारी सोसाइटी के जी, सोशल इश्यूज। आई होप आप लोगों ने कुछ नई चीज़ें लर्न की होंगी और इस लेक्चर का आपको फ़ायदा हुआ होगा। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है सोशल इश्यूज से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लड़के जब लड़कियों पर कमेंट करते हैं, दैट इज़ नॉट बैक बाइटिंग इन इट्स ट्रू एसेंस। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कमेंट्स या तारीफ हो सकती है, या वो अपने फ्रस्ट्रेशन का या अपने दिल के जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। एनीवेज, अच्छा जी, अब कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई वाज जस्ट जोकिंग।
टेररिज्म सोशल इशू नहीं है, बेसिकली एक्सट्रीमिज्म सोशल इशू है which leads towards radicalization and which leads towards terrorism. एक्सट्रीमिज्म क्या है कि आई एम द ओनली राइट पर्सन. रेडिकलिज्म क्या है, आई एम राइट एंड आई हैव टू मेक यू राइट एज वेल अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन. और टेररिज्म क्या है कि आई एम राइट, आई हैव टू मेक यू राइट, और उसके लिए मुझे हथियार भी यूज करने तो मैं यूज करूंगा. ये टेररिज्म है. तो ये स्टेप वाइज है. एक्सट्रीमिज्म लीड्स टुवर्ड्स रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन लीड्स टुवर्ड्स टेररिज्म. जी करंट अफेयर्स का ही टॉपिक था. डेली क्लास लेते हैं और रेगुलर क्लास टाइमिंग बता दें सर. मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुध और जुम्मा 3 दिन क्लास होती है 7:30 से 8:30 बजे. चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआओं में याद रखें. हाँ, मेरा नंबर है 0345 999 4400 0345. मैं यहाँ पे कमेंट भी कर रहा हूँ 999 4400. इस कमेंट को मैंने पिन कर दिया है. फंडामेंटलिज्म इज नॉट एन इशू अनलेस एंड अनटिल दैट लीड्स यू टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म. मतलब बेसिक्स पे या कोई ऐसी चीजों पे बिलीव रखना जब तक वो आप तक रिस्ट्रिक्टेड है, दैट इज नॉट समथिंग बैड. करंट अफेयर की कोई किताब नहीं होती जी. करंट अफेयर्स की रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर होती है, वहाँ से आप करंट अफेयर्स तैयार करते हैं, या मेरे जैसे शरीफ आदमी के लेक्चर से आप करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं. चलें जी, अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें. करंट अफेयर्स के ग्रुप में ऐड होने के लिए मुझे एक व्हाट्सएप का मैसेज कर दें, मैं आप लोगों को फिर उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसे ऐड कर लीजिएगा. टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़.